बात करेंगे एमपीपीएससी के यूनिट 9 की। यूनिट 9 में आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट की। बेसिक कंसेप्ट यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है उस चीज को आज हम समझेंगे, आज उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, क्योंकि यूनिट 9 जो भी है उसमें क्या है, सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड सारी यूनिट्स है। ठीक है, मतलब कि इंटरनेट क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होता है, एआई क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, और ये सारी चीजें क्या है, इंटरनेट से कनेक्ट है। और इंटरनेट को हम कहाँ ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पर या फिर मोबाइल पर। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा हमारा कंप्यूटर, तो इसको आज हमको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर बेसिकली आप सबको पता है कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो क्या करती है, जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर क्या करती है, सूचना को प्रदान करती है। अब आप जो भी कंप्यूटर में इनपुट दोगे उस पे क्या होगा, कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करेगा, देन क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। राइट, यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या जरूरत थी कि इसका नाम हमने कंप्यूटर रखा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि कंप्यूट शब्द क्या होता है। कंप्यूट मतलब अंग्रेजी के ये कंप्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो कंप्यूट का मीनिंग क्या होता है, कंप्यूट का मीनिंग होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना या जोड़ना। तो क्या होगा यहाँ पर, इस चीज को क्यों ऐड किया गया, कंप्यूट ही इसका नाम क्यों रखा गया। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि हमारा जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो क्या करता था, नॉर्मली क्या करता था, कैलकुलेशन करने का काम करता था। मतलब सबसे पहले जब हमने कंप्यूटर का आविष्कार किया था तो हमने उसमें क्या सीखा था, कैलकुलेशन करना सीखा था। एक कैलकुलेशन करना भी क्या था, बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि बड़े से बड़ी डिजिट को हम क्या करते हैं, छोटी मोटी डिजिट को तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी डिजिट को हम क्या करते हैं, इजिली सॉल्व नहीं कर सकते, इजिली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्या करा, जो सबसे पहला जो एनालिटिकल इंजन बना था वो जो बना था वो भी क्या करता था, सिर्फ क्या कर रहा था, नॉर्मल कैलकुलेशन करने का काम कर रहा था। तो इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया कंप्यूटर। और कंप्यूटर में भी क्या किया गया, इसका जो शब्द लिया गया कंप्यूट मतलब गणना करना। राइट, यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे जनरेशन में। जब मैं आपको कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ाऊंगी उसमें 1 बाय 1 आपको सारी चीजें बताऊंगी। तो आइए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की अगर हम बात करें कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं, बेसिकली इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से यूज किए जाते हैं। राइट, इस चीज को भी हम आगे समझेंगे। तो वैसे हम बेसिकली देखें कि आज हम अगर बात करें कि आज सबसे ज्यादा हम किस चीज का यूज करते हैं, किस कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो हम किस कंप्यूटर का यूज करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर का हम यूज करते हैं। राइट, यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जो भी हमारे मोबाइल होता है, मोबाइल हो गई, हमारी डिवाइस हो गई, मोबाइल हो गया, या वीडियो गेम खेलने के लिए हम कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो सारी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर के आधार पर हम इसका निर्माण करते हैं। मोबाइल भी जो है हमारा वो क्या है, एक डिजिटल कंप्यूटर ही है। ठीक है, एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, हाइब्रिड होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर का यूज किया जाता है। राइट, ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर की भौतिक संरचना। अगर हम देखें कि कंप्यूटर को कैसे बनाया जाता है, तो जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कहीं ना कहीं किसी अकेले सॉफ्टवेयर से हम कंप्यूटर का निर्माण नहीं कर सकते, और ना ही किसी हार्डवेयर से हम क्या कर सकते, अकेले कंप्यूटर का निर्माण कर सकते। कहीं ना कहीं क्या होगा, दोनों चीजें जरूरी है। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे लिए जितना सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है उतना ही क्या है, हार्डवेयर भी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या होते हैं। तो जो क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर की भौतिक संरचना में शामिल सारे डिवाइसेस और उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं। मतलब कंप्यूटर के ऐसे भौतिक उपकरण जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे पेन, इस पेन की अगर मैं बात करूं, इसको मैं टच कर पा रही हूं, तो ये क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, जैसे हम कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं,
मॉनिटर स्क्रीन को टच कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर जो अंदर होते हैं उसको छू नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है, हार्डवेयर में यही होता है कि जो कंप्यूटर की भौतिक संरचना में हम जो भी उपकरण यूज करेंगे वो सारे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। अब इसके बाद हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर संचालन के लिए निर्देश देते हैं या हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं, ये संचालन करते हैं मतलब कैसे। अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी की, तो वो क्या है, एक हार्डवेयर है। अब हमारा जो माइंड है वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो हार्डवेयर क्या हो जाएगा, अगर हम नॉर्मल जनरल समझे तो क्या होगा, जनरली अगर हम समझे तो जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होगा वो एक प्रकार का हार्डवेयर हो जाएगा, और जो हमारा दिमाग होगा वो क्या होगा, वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जब हमारा दिमाग इंस्ट्रक्शन देता है कि टाइम इतना हो गया है, इस टाइम पर हमें ऑफिस जाना है या ऑफिस से आना है, पढ़ाई करनी है या सोना है, जैसी भी जो भी इंस्ट्रक्शन हमारा दिमाग देता है वो उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पर एक हमारी जो बॉडी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हार्डवेयर हो जाएगी, और जो हमारा माइंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर भी क्या होता है, कुछ इसी प्रकार से काम करता है, इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो भी कुछ इसी प्रकार से होती है कि जो कंप्यूटर होगा उसमें जो हार्डवेयर होंगे उनको कुछ भी पता नहीं होता है, उनको सारे इंस्ट्रक्शन कौन देगा, हमारा सॉफ्टवेयर देगा, राइट। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब सॉफ्टवेयर होते क्या है, सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको मैं एक चीज बता दूं कि सॉफ्टवेयर होते क्या है। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर को चलाने का तो काम करते हैं, पर एक्चुअल में सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, तो सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, और अब बात आती है कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, देन सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, राइट। यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या बनेगा, प्रोग्राम बनेगा। ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, एप्लीकेशंस, देन व्हाटएवर जो भी आपको पूछा जाए। तो क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, राइट। यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेंगे, दिमाग की तरह काम करेंगे, और क्या करेंगे, हार्डवेयर को मतलब निर्देश देते हैं कि इस प्रकार से काम किया जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस की कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या है। तो क्या होता है यहाँ पर, अभी हमने किस चीज को समझा, अभी हमने समझ लिया, कंप्यूटर को समझ लिया कि बेसिक कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो भी हमने समझा। ठीक है, इसके बाद हमने हार्डवेयर की बात करी, सॉफ्टवेयर की बात करी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं। तो किसके थ्रू देते हैं, हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस ये डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, यूजर के निर्देशों को संसाधन इकाई यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। अब जो सीपीयू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीपीयू हमारे कंप्यूटर सिस्टम का माइंड होता है। मतलब क्या करेगा, जो सीपीयू है वो भी क्या होगा, एक प्रकार से हमारे कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है, माइंड होता है, मस्तिष्क कहा जाता है इसको। अब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो इंस्ट्रक्शन हम कीबोर्ड से देंगे, माउस से देंगे, वो क्या होंगे, वो कहाँ जाएंगे, सीपीयू तक जाते हैं, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के माइंड तक जाते हैं, राइट। उसके बाद ही क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। देन प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होगा, आपको आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट कहाँ मिलेगा, उसके लिए भी हमें डिवाइसेस चाहिए। तो वो कहाँ मिलता है, आउटपुट स्क्रीन पर मिलता है। तो जहां पर हमें आउटपुट प्राप्त होगा वो स्क्रीन, वो डिवाइसेस क्या कहलाएगी, आउटपुट डिवाइसेस कहलाएगी। अब उसको भी हम आगे समझ लेते हैं। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको एमसीक्यूज ऐसे भी बनते हैं कि इनपुट डिवाइसेस के कुछ नाम दे दिए जाते हैं, उसमें कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी होती है एमसीक्यूज में। प्री की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बताया जाता है कि कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, कैमरा। अगर हम बात करें जैसे इनपुट डिवाइसेस की कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है, तो माउस होता है, कीबोर्ड होता है, कैमरा होता है, स्कैनर होता है,
बारकोड रीडर, लाइट पेन, ETC, ये सारी चीजें क्या है, ये इनपुट डिवाइसेस है। इसके बाद हम आगे बात करें आउटपुट की, कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, तो क्या होगी, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश को क्या करती है, एक परिणाम के रूप में प्रदान करती है। मतलब जो भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आप इंस्ट्रक्शन देंगे, उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आउटपुट जहां पर भी डिस्प्ले होगा, जिस भी फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जिस भी फॉर्म में मिलेगा, वो क्या कहलाएगी, सारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाएगी। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आउटपुट डिवाइसेस की बात करें कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है। मॉनिटर पर ये, अगर मैं इस स्क्रीन की बात करूं तो ये भी क्या है, एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, साउंड हो गया, स्पीकर हो गया, ETC। ठीक है, राइट, यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मतलब इस प्रकार से क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस होती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें CPU की, कि CPU होता क्या है। एक चीज होता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। अब इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे CPU की। तो CPU क्या होता है, CPU जो होता है वो क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। मतलब सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसके पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, यह कंप्यूटर के सभी हिस्सों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो हमारा माइंड होता है वो क्या करता है, हमें, हमारा जो माइंड होगा वो भी क्या एक प्रकार से हमारा CPU हो जाएगा। तो क्या करता है, हमारा जो दिमाग होता है वो भी क्या करता है, हमें नियंत्रित करने का काम होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा माइंड हमें बताता है कि कोई भी चीज अगर गर्म है तो उसको ना छुओ। ठीक है, हमारा दिमाग ही इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ये गर्म है, इसको मत छू, हाथ जल जाएगा। ठीक है, मतलब हर चीज का जो नॉलेज होगा हमें, वो किसके थ्रू मिलता है, हमारे दिमाग के थ्रू मिलता है। हमारा दिमाग इंस्ट्रक्शन देता है क्योंकि हमारे दिमाग को सब पता होता है। तो क्या होता है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो क्या करेगा, हमारा जो दिमाग है वो क्या करता है, हमें कंट्रोल करने का कहीं ना कहीं वर्क करता है। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो CPU भी क्या होता है, इसी प्रकार से होता है। वो क्या करता है कि कंप्यूटर को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। इसलिए क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का इसे मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसे मुख्यतः इसके जो 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मेमोरी होता है, ALU होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, मेमोरी में क्या हो जाएगी, रैम, रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आ जाएगी। इसके बाद हम बात करें ALU की। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जितने भी लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होंगे कैलकुलेशन के, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करते हो वो किस में होते हैं, ALU के थ्रू होते हैं। अब हम बात करें CU की, तो ये क्या होती है, एक प्रकार की कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ तक इसके फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जाते हैं, ALU का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि वर्तमान युग में हर वस्तु कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। तो क्या हो जाएगा, आज के इस युग में क्या है, सिर्फ गणना करना कंप्यूटर का कार्य नहीं है। आज मनुष्य के प्रत्येक कार्य को सरल बनाने के लिए हमने क्या किया है, कंप्यूटर का आविष्कार किया है। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पर जो भी हम गणना करते थे उसमें काफी टाइम लगता था, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस मौजूद नहीं थी। फिर हमने धीरे धीरे क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा कि हमने गणना करना सीख गए। अब गणना करना, अब जब हमने सीख ली कैलकुलेशन का काम, अब जब हमने करना सीख लिया, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम और आ गई कि हमारे पास जितना डाटा है वो भी अगर कहीं स्टोर हो जाए तो अच्छा रहेगा। मतलब जैसे हम फाइल में डाटा को स्टोर करते हैं, ऐसा हम किसी डिवाइस में डाटा को स्टोर कर ले तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे पास जितने भी कागज वगैरह है, जितनी भी, मतलब क्या हो जाएगा, पेपरलेस वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अब जब पेपरलेस वर्क स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच पाएंगे। डाटा का जो करप्ट होने का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि अब यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी मिल जाएगी हमें कि अब हमारा डाटा करप्ट नहीं हो सकता, राइट। इसके बाद हमने क्या करा कि बहुत सारी डिवाइसेस को बनाने लगे। उसके बाद हमने सबसे पहले, अगर हम जब हम जनरेशन की बात करेंगे, जब मैं आपको जनरेशन के बारे में बताऊंगी तो सारी चीजें बताऊंगी कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट हुए बनना, किस जनरेशन में किस प्रकार के कंप्यूटर आए। आज जो हम वर्तमान युग में जो भी हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लाइक हमारा जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर का काम करता है। आपके कंप्यूटर में क्या फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, सारी फंक्शन परफॉर्म हो जाते हैं, सारी कैलकुलेशन मेथड सॉल्व हो जाती है, सब कुछ तो हो जाता है आपके मोबाइल में। मतलब जो अगर हम बात करें सबसे
जहां पर फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर होते थे वो एक कमरे के बराबर होते थे, लेकिन आज के वर्तमान युग की अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर है वो कैसे हो गए, एक पॉकेट साइज के हो गए। यहाँ से यहाँ तक का सफर जो हुआ है उस बीच में भी क्या हुआ है, काफी सारी डिवाइसेस आई है। अब जो डिवाइसेस हमने यूज करी है उस चीज को भी हम वन बाय वन सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर अवेलेबल हो चुके हैं आज के टाइम पर। हमारा डेस्कटॉप है, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसके बाद हम बात करेंगे लैपटॉप की, मोबाइल फोन की, सर्वर कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी, गेम डिवाइसेस। ये क्या है, ये सारे ही तो क्या है, एक प्रकार के कहीं ना कहीं क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कंप्यूटर की भाषाएं, मुख्यतः अगर हम इसकी बात करें कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। जो कंप्यूटर होता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। हाँ, ये चीज हमें दिखता है कि हम स्क्रीन पर दे रहे हैं ABCD, कंप्यूटर समझ रहा है, स्क्रीन पर, मॉनिटर स्क्रीन पर टाइप तो हो रहा है, लेकिन उसकी जो आंतरिक संरचना है वो कैसे वर्क करता है उस चीज को हमें समझना काफी जरूरी है। तो इस चीज को भी हम समझेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए क्या है कि जो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या करता है, उसको तो सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझ में आएगी, 0 और 1 समझ में आएगी। जब 0 और 1 उसको समझ में आएगी तो क्या वो हमारी लैंग्वेज को समझेगा, पर कैसे समझेगा, कहीं ना कहीं वो कंपाइलर का यूज करेगा, असेंबलर का यूज करेगा, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर क्या करेगा, वो ट्रांसलेटर का यूज करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 लैंग्वेज समझता है, इसको वो अपनी लैंग्वेज में, जो भी हम कीबोर्ड से यानी इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन देंगे उसको ये क्या करेगा, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। देन क्या करेगा, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा, उसको हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे सामने प्रदर्शित करता है, उसकी प्रोसेसिंग करके। जब वो कन्वर्ट करने का काम करता है अपनी भाषा में, जैसे सपोज अगर आपने ABCD दिया या 2+2 दिया, ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो वो पहले क्या करेगा, उसको अपनी लैंग्वेज में समझेगा, देन क्या करेगा, उसको वो आपकी लैंग्वेज में क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, मतलब आउटपुट जो है वो आपकी लैंग्वेज में उसे जनरेट करेगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है, मतलब जो 0 और 1 को समझता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। मशीनी लैंग्वेज या लो लेवल या बाइनरी लैंग्वेज, इस टाइप से हम इसको और भी कई नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें असेंबली कोड भाषा की, तो असेंबली जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, उसका जो वो भी क्या होती है, एक प्रकार की यूजर के द्वारा डिफाइन की गई लैंग्वेज है। तो क्या होती है, जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को क्या करेगी, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगी, मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको क्या करेगी, असेंबली लैंग्वेज में करेगी, ठीक है। इसके लिए हम कौन सा ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, तो असेंबलर का हम यूज करते हैं। जो असेंबलर होगा वो क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हाई लेवल क्या होती है, उच्च स्तरीय भाषा, मतलब हम लोग जो समझते हैं वो कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, वो उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें कि उच्च स्तरीय भाषा की, तो उच्च स्तरीय भाषा कौन सी हो जाएगी, जो हम लोग समझते हैं वो कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, वो हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगी या उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगी, ठीक है, जो इंसान के समझने के योग्य होती है, ठीक है। इसको क्या होगा, मशीन नहीं समझती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें उच्च स्तरीय भाषा की, तो उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है, उच्च स्तरीय भाषा मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। ये चीज अभी मैंने आपको बताई है। इस प्रकार की भाषा के विकास का श्रेय IBM कंपनी को दिया जाता है। कुछ उच्च स्तरीय भाषा, मतलब IBM के द्वारा क्या है, बहुत सारी लैंग्वेजेस का निर्माण किया गया था। कौन कौन सी है, तो फोरट्रान की अगर हम बात करें तो फोरट्रान क्या हो जाएगी, जो फोरट्रान होगी ये क्या होती है, ये पहली उच्च स्तरीय भाषा है। इस प्रकार इसका विकास IBM के JW बेकस ने 1957 में किया था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन, अब MCQ
कि यहाँ पर संभावना क्या बनती है कि जो फोरट्रान लैंग्वेज है इसका जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया, किस कंपनी के द्वारा किया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है किस ईयर में किया गया, तो एक यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू आपका बन सकता है प्री में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कोबोल की। तो कोबोल क्या है, इस भाषा का विकास व्यवसायिक कार्यों को आसान बनाने के लिए किया गया था। अगर अब बात करें कि सबसे पहले या फिर सबसे पुरानी लैंग्वेज की अगर बात करें ओल्ड लैंग्वेजेस में, तो व्यवसायिक रूप में यूज होने वाली लैंग्वेज कौन सी थी, तो कौन सी थी, कोबोल थी। ठीक है, अब बात करें हम बेसिक की। बेसिक लैंग्वेज जो क्या है, इस भाषा का प्रयोग निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। मतलब जो बेसिक लैंग्वेज थी वो क्या करती थी, किसी निश्चित भाषा को क्या करती थी, एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या करते थे, इसका यूज करते थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें एल्गो की। तो इस भाषा का विकास जटिल बीजगणित गणनाओं में प्रयोग हेतु किया जाता है। मतलब जब हम क्या करते थे, अलग अलग पर्पस के लिए, उस टाइम पर हम क्या कर रहे थे, अलग अलग पर्पस के लिए हम क्या कर रहे थे, अलग अलग लैंग्वेजेस का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमें बीजगणित के लिए जरूरत पड़ी तो हमने किसका निर्माण करा, एल्गो का निर्माण करा। एल्गो क्या करती थी, तो जो एल्गो का कंसेप्ट था वो क्या था, बीजगणित गणनाओं में प्रयोग हेतु इसका यूज किया जाता था। अब इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो इसके बाद हो जाएगी पास्कल। अब अगर हम बात करें पास्कल की, तो एल्गो के रूप में हमने अब क्या करना स्टार्ट कर दिया था, पास्कल लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद हम बात करें कोबोल की, तो कोबोल क्या हो जाएगी, कोबोल की अगर हम बात करें तो कोबोल का माध्यमिक स्तर छात्रों के लिए किया जाता है। मतलब कोबोल क्या हो गई, एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। अगर अब हम बात करें तो जो कोबोल लैंग्वेज थी वो क्या थी, जो भी माध्यमिक स्तर के जो छात्र थे उसके लिए वो हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कोबोल लैंग्वेज का मतलब कोबोल लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद हम बात करें लोगो की, तो लोगो जो थी वो क्या होती थी, ग्राफिक्स रेखा अनाकृति की शिक्षा देने के लिए हम क्या करते थे, इसका यूज करते। मतलब अलग अलग जगह पर हम अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस यूज करने लगे। एल्गो आई, ठीक है, प्रोलॉग आई, उसके बाद हम बात करें फोर्थ आई, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस आने लगी। तो अब अगर हम प्रोलॉग की बात करें तो क्या जाए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम फोकस करते हैं। तो प्रोलॉग की अगर हम बात करें तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, 1973 में फ्रांस में इसका आविष्कार किया गया था। यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है कि प्रोलॉग का आविष्कार कहाँ किया गया था, किस ईयर में किया गया था। तो इसका आविष्कार कहाँ किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था फ्रांस में किया गया था। कब किया गया था, 1973 में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, इसका विकास कृत्रिम बुद्धि मतलब एआई के लिए किया गया था। ठीक है, मतलब एआई के कंसेप्ट को समझने के लिए अब हमने क्या करा था, प्रोलॉग लैंग्वेज को स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स मूरे के द्वारा क्या किया गया था, फोर्थ लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता था। मतलब क्या होता था, मल्टीपर्पज के लिए अगर हम यूज करते थे तो कौन सी लैंग्वेज थी, वो फोर्थ लैंग्वेज थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अब इसी प्रकार से क्या हुआ कि अलग अलग लैंग्वेजेस आने लगी। आजकल तो बहुत सारी लैंग्वेज आ गई, जैसे सी हो गई, C++ हो गई, PHP हो गई, पाइथन हो गई। मतलब जितने भी आप डिजिटल सिस्टम यूज करते हैं, आपका जो मोबाइल है वो भी जो भी यूज करता है लैंग्वेज, उसमें कहीं ना कहीं इन सब का कॉम्बिनेशन मौजूद है। कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, डेली हमारे जीवन में इस प्रकार की जो लैंग्वेजेस है उनका यूज कर रहे हैं। PHP की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी फेसबुक है वो भी PHP में डेवलप की गई है। ऐसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग जो आपके एप्स होती है उनको अलग अलग प्रकार से क्या कहता है, लैंग्वेजेस के माध्यम से बनाया जाता है। तो यहीं तक आज का आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।